हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू योर टीचर। तो आपका 6 राजवंश चल रहा था और 6 राजवंश के अंतर्गत मैंने आपको कू खाईचा के बारे में पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो कू खाईचा भी आपका अधूरा रह गया था, तो अब हम कू खाईचा के बारे में पढ़ेंगे। देन हम नेक्स्ट आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़ीहो है, और ज़ीहो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कू खाईचा भी इम्पॉर्टेंट है पर ज़ीहो जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कू खाईचा की अपेक्षा। तो हम पहले लास्ट वीडियो देखते हैं कि क्या पढ़ाया था आप लोग को, देन हम स्टार्ट करते हैं फिर ये। तो पहली जो आपको पढ़ाया था हेडिंग वो पात्र कला थी। तो 6 राजवंशों के समय ही पात्र कला के जो नमूने मिले हुए हैं वो उत्तरी चीन से मिले हुए हैं, और उसमें जो मानव आकृतियाँ बनी थी वो कैसी बनी थी, परियों के समान छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई थी। और यहाँ पे जो अश्व के चित्र मिले हैं वो बहुत अलंकृत किए गए हैं, बिना पॉलिश के उदाहरण भी यहाँ पे मिले हुए हैं। पकाए हुए पात्रों पर चमकदार काली पॉलिश की गई है। कुछ पात्रों पर अलग अलग अलंकरण पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि कलाओं की स्वतंत्रता है। कलाकारों का सम्मान बढ़ा, व्यक्तिगत बड़े बड़े संग्रहों का शौक आरंभ हुआ, लोगों में कला की चर्चा का वातावरण बना, संरक्षक पहली बार अपने संग्रहों का मूल्य समझे। कलाओं की सौंदर्यात्मक आलोचना सर्वप्रथम इस युग से आरंभ हुई। तो देखिए जो 6 राजवंश के अंतर्गत बता रहे हैं कि जैसे आपको इसके पहले बताया था कि जो है यहाँ पे जब एक शासक के बारे में बताया था आपको कि वो जब अपनी गद्दी छोड़ता है तो अपने चित्रों को जला देता है, वो अपने पूरे संग्रह को। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वो चीज़ें अब नहीं रही और अपने उसको उन्होंने संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया, सुरक्षित करना स्टार्ट कर दिया, और कलाकारों का सम्मान बढ़ने लग गया। और यहाँ पे जो व्यक्तिगत बड़े बड़े संग्रह भी बनने लग गए, म्यूजियम्स बनने लग गए जो उनके निजी होते थे, जो वहाँ पे सम्राट होते थे उनके पास। तो कला जो है वो चर्चा का विषय बन गया, कला चर्चा का वातावरण बनने लग गया, और यहाँ पे सौंदर्यात्मक आलोचना भी सर्वप्रथम 6 राजवंश के टाइम से ही स्टार्ट हो गई। तो आपका जो चित्रकार था कू खाईचा पढ़ाया था आपको, तो ये कलाकार भी हैं, लेखक भी हैं। ये भी बताया था आपको कि ये लेखक और कलाकार किस प्रकार हैं। तो चीनी चित्रकला के इतिहास में यद्यपि ईसा की आरंभिक शताब्दियों के अनेक प्रमुख चित्रकारों के नाम मिलते हैं, तथापि कू खाईचा से पहले कलाकारों का कोई प्रमाणिक कार्य जीवनवंत उपलब्ध नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि कू खाईचा से पहले कोई भी रियलिस्टिक या फिर किसी भी काम में यथार्थवाद देखने को नहीं मिलता है। ये पहले आर्टिस्ट है, पहले कलाकार हैं, और ये जो है ईसा की आरंभिक शताब्दियों के अनेक प्रमुख चित्रकारों में इनका नाम प्रसिद्ध चित्रकारों में आता है। उनका जन्म क्यांगसो प्रांत में बूजी नामक स्थान पर हुआ था। 62 वर्ष की आयु तक वो जीवित रहे। आरंभिक जीवन में वह मार्शल हुआनवेन का सैनिक सचिव रहा। 405 ईस्वी में उसके कोई अन्य कार्य भी मिला था। वह शासक समुदाय का मित्र था। वह बहुत चतुर और हाजिर जवाब था। तो ये जो है आरंभिक जीवन, जो इनका जब जीवन आरंभ हुआ था स्टार्टिंग में, तो इन्होंने अपना जब जीवन काल स्टार्ट किया कार्य के क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या किया, मार्शल वान वेन के सैनिक सचिव रहे, और उसके बाद 405 ईसा में उन्हें कोई और भी काम मिलते रहे। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के कार्य मिलते रहे। वो जो है बहुत चतुर और हाजिर जवाब थे। अतः उसे कुछ लोग जो है आधा पागल और आधा मस्करा भी कहते थे। फिर भी उसकी साहित्यिक प्रतिभा का बहुत सम्मान था। वह आकर्षक और जीवंत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। नानकिंग की दक्षिणी राजधानी का वातावरण भी उसके बहुत अनुकूल था। ताओवादी प्रभाव के कारण उसकी विचारधारा और कल्पना बहुत विस्तृत और उदारवादी थी। तो ये ताओवादी विचारधारा को लेके काम करता था। बताया था आप लोगों को कि उसमें कल्पना को लेके काम हुआ है। तो उनकी जो कल्पना थी वो बहुत विस्तृत और उदार थी। तो ताओवादी दर्शन, जादू, प्राकृतिक जगत तथा मानवीय संवेग में उसकी बहुत रुचि थी। वह उस दार्शनिक साहित्यिक धारा का प्रथम दृष्टा था जिसने चीनी चित्रकला की प्रधान प्रवृत्ति का दिशा निर्देश किया। तो ये बता रहे हैं कि जो ताओवादी में क्या होता था, कल्पना और जादू दर्शन होते थे, तो प्राकृतिक जगत, इन सभी चीज़ों को लेके वो उसके अंदर बहुत रुचि थी, मानवीय संवेग था, तो उन्हीं चीज़ों को लेके ये काम करता था। और ये बता रहे हैं कि साहित्यिक धारा का प्रथम दृष्टा था, जो उस चीज़ों को उसने देखा, जो कल्पना थी, जो ताओवादी दर्शन थे, उन चीज़ों को, तो ये प्रथम दृष्टा माना जाता है। और चीनी चित्रकला की प्रधान प्रवृत्ति का दिशा निर्देश इसी ने किया। मतलब जो चित्रकला का एक कह सकते हैं आपकी मार्ग दिखाना, तो यही कह रहे हैं कि दिशा निर्देश
इसी ने किया। आप आगे देखते हैं। उसे चीनी कला का महान पूर्वज कलाकार कहा जाता है तथा थांग कलाकारों का अग्रज माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो चीनी कला है तो उसमें पूर्वज कलाकार मतलब पहले का जो कलाकार माना जाता है वो कुखाईचा को माना जाता है, और थांग कलाकार, अभी आप थांग राजवंश आगे पढ़ेंगे तो उसका अग्रज माना जाता है, मतलब आगामी चित्रकार माना जाता है। कुपरंपराओं से बंधा नहीं था, फिर भी राजसभा तथा विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों में वह समान रूप से लोकप्रिय था। यहाँ पे रात लिखा है, इसको राज कर लेना। तो ये किसी चीज़ में बंधकर काम नहीं करता था, ये बताया अभी आपको, कल्पनाओं को लेकर काम करता था, और राजसभा तथा विरोधी विचारधारा वाला था, विरोध करता था, जो चीज़ें इसको ठीक नहीं लगती थी फिर भी वो सम्मान के लायक था और सभी में लोकप्रिय था। व्यक्ति चित्रों में वह लोगों की बाह्य आकृति ही नहीं बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व का भी प्रतिबिंब उतार देता था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जूम मीटिंग पे समझाऊंगी कि किस प्रकार वो आंतरिक व्यक्तित्व को उतार देता था और जो बाह्य रचना होती थी उसको किस प्रकार वो बनाता था जब व्यक्ति चित्र करता था। तो कू ने बौद्ध धर्म, ताओवादी व्यक्ति चित्र, इतिहास, दैनिक जीवन एवं प्राकृतिक दृश्य सभी प्रकार के चित्र अंकित किए। प्रायः काली स्याही अथवा रंगों से वहाँ छोटे कुंडली पर चित्रित करता था। अब देखिए कू ने बौद्ध धर्म को लेके चित्र बनाए, व्यक्ति चित्र बनाए, पोर्ट्रेट्स बनाए, डेली रूटीन के चित्र बनाए और लैंडस्केप बनाए, प्राकृतिक दृश्य, इसी प्रकार के इनके चित्र होते थे। और इन्होंने अधिकतर जो है काली स्याही से चित्र बनाया है, वो जो है रंगों से छोटे कुंडली चित्र बनाता था, कुंडली चित्र स्क्रॉल पेंटिंग बनाता था। आगे देखते हैं। प्रभावशाली रंगों, नाटकीय योजनाओं एवं मानव स्वभाव के अंकन की कुशलता की प्रशंसा की गई है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि कह रहे हैं कि बाह्य के साथ साथ वो आंतरिक व्यक्तित्व भी उतार देता था चित्रों में। तो यही कह रहे हैं कि मानव स्वभाव का भी कुशलता से अंकन करता था, उसकी भी प्रशंसा होती रहती थी। कू की एक आरंभिक कृति नानकिंग के बौद्ध मंदिर हेतु बनाया गया आचार्य विमल कीर्ति का चित्र है। तो इन्होंने एक पहले स्टार्टिंग में एक रचना की थी, कृति बनाई थी इन्होंने, तो नानकिंग में जो बौद्ध मंदिर है उसके लिए बनाई थी। आचार्य विमल कीर्ति का चित्र बनाया था। एक अन्य प्रसिद्ध चित्र है राजमहल की महिलाओं की शिक्षाप्रद चेतावनी। इसमें अलग अलग कई चित्र बहुत सोच समझकर संयोजित किए गए हैं। तो ये इनका प्रसिद्ध चित्र है राजमहल की महिलाओं की शिक्षाप्रद चेतावनी, और इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग कई चित्र बहुत सोच विचार कर संयोजित किए गए हैं। तो कई अलग अलग चित्र कह रहे हैं, मतलब ये कुंडली चित्र था, तो अलग अलग जो इसमें दृश्य बनाया गया है वो बहुत सोच समझकर बनाया गया इनके द्वारा, किसके, कुखाईचा के द्वारा। प्राकृतिक दृश्य करने विस्तार के प्रभाव के साथ साथ विवरण की सूक्ष्मता का भी ध्यान उसने रखा है। इसके प्रयोग राजमहल की महिलाओं वाले चित्र में भी किए गए हैं। अब देखिए जो प्राकृतिक दृश्य बनाता था तो इसका जो विवरण है तो बहुत सूक्ष्मता के साथ करता था, बारीकियों के साथ चीज़ों को बनाता था। तो उसको ध्यान में रख के प्राकृतिक दृश्य भी बनाना है, आगे का भी इसको चित्र बनाना है, बैकग्राउंड में भी चित्र बनाना है। तो ये जो बता रहे हैं कि तो इसका जो चित्र है, जो भी आपको ऊपर बताया राजमहल की महिलाओं की शिक्षाप्रद चेतावनी, इस वाले चित्र में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। 12वीं सदी के एक राजकीय कैटलॉग में कुल के 9 कुंडली चित्रों का उल्लेख हुआ है। कू होगा यहाँ पे, कुल नहीं होगा। तो 12वीं सदी में जो है एक कैटलॉग में इनके 9 कुंडली चित्रों का उल्लेख मिलता है, किसके, कुखाईचा के। तो अब आपका कुखाईचा यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आपका जो नेक्स्ट है आर्टिस्ट वो है ज़ीहो। तो हम ज़ीहो के बारे में पढ़ेंगे। कई बार इसको ज़ीहो भी लिख के आ जाता है, एग्ज़ाम में ज़ीहो भी लिख के आ जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से थोड़ा सा वर्ड इसमें इधर हेर फेर कर देते थोड़ा सा, तो वो आप लोग ध्यान में रखना। 5वीं शती के अंत तथा 6ठी सदी के आरंभ में ज़ीहो नामक प्रसिद्ध कलाकार हुआ। उसने कला के सिद्धांतों पर 526 से 550 ईस्वी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था कू हुआ पल्लू, अर्थात चित्रकारों का वर्गीकृत अभिलेख। तो इसने जो है इसके बारे में बताया गया है कि 5वीं सदी के अंत तथा 6ठी सदी के आरंभ में ये चित्रकार मिलता है, इसके बारे में जानकारी
मिलती है। ये एक प्रसिद्ध कलाकार है। उसने कला के सिद्धांतों पर क्या किया, एक लेख लिखा जो कि 526 से 550 ईस्वी में, और इसका शीर्षक था, टॉपिक था इसका कु हुआ पिल्लू, जिसका मतलब था वर्गीकृत, प्राचीन वर्गीकृत अभिलेख। तो ये आपको जूम मीटिंग पे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार इन्होंने इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की थी, या क्या क्या चीज़ें कु हुआ पिल्लू के अंतर्गत था। इसमें कुखाईचा के विचारों को का ही विकास हुआ, ये यहाँ पे सही कर लेना आप लोग। तो इसमें कुखाईचा के विचारों का ही विकास हुआ। 6 राजवंशों के समय कलाकारों का व्यक्तित्व नाम नहीं रहा था, उसकी पहचान बनी। कलाकारों के गुणवान संबंधी साहित्य की भी रचना हुई। तो जो कुखाईचा के विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाया गया, उन्हीं का विकास हुआ। तो इस प्रकार 6 राजवंश के जो कलाकार थे उनका जो व्यक्तित्व था, ये नाम लिखा है यहाँ पे अनाम होगा, तो अनाम नहीं रहा, मतलब वो लोगों से अनजान नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व जो था वो सामने आके दिखने लग गया था। उनकी चित्रकारी इतनी जो पहले नहीं होता था चित्रकारों का महत्व, तो वो अब बढ़ने लग गया, विकास होने लग गया उनका। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि कलाकारों के गुणवान संबंधी रचनाएं होने लग गई। 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उनके कारण यह लेख बहुत प्रसिद्ध हुआ है। चीन की समस्त कला इन्हीं सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमती रहीं। तो जो इन्होंने 6 सिद्धांत दिए हुए हैं, किसने, ज़ीहो ने, तो बता रहे हैं कि ये बहुत इनका प्रसिद्ध था, और इनके जो सारी चित्रकलाएं हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। एक जो इन्होंने 6 चीज़ें बताई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी कि इनके वो 6 चीज़ें क्या थी, जो पूरी चीन की चित्रकला इन्हीं के आसपास घूमती रही, इन्हीं के इर्द गिर्द। तो अभी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुखाईचा से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। खा रही हो क्या?